नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति केशी श्रीवास्तव के बुक को पढ़ रहे थे, जिसमें दोस्तों हमारा आज चैप्टर नंबर 14 यानी अध्याय 14 सामाजिक संस्थाएं तथा सामाजिक नैतिक विचारधारा का वीडियो। आज दोस्तों टॉपिक नंबर 3 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में दोस्तों शेयर करिए, ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुँच सके। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 14 सामाजिक संस्थाएँ तथा सामाजिक नैतिक विचारधारा। और आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा, आइए देखते हैं। टॉपिक है दोस्तों जाति प्रथा की उत्पत्ति। ठीक है, तो हम लोग इसे आज पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ण व्यवस्था का प्रारंभिक आधार कर्म था, किंतु कालांतर में वर्ण कठोर होकर विभिन्न जातियों में परिणत हो गए, विभिन्न जातियों में क्या हो गए, बट गए, तथा जाति का आधार विशुद्ध रूप से जन्म हो गया। जाति के आधार का विशुद्ध रूप से क्या हुआ, जन्म हो गया। आगे, वैदिक साहित्य में जाति प्रथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता। धर्मसूत्रों में जाति शब्द का प्रयोग केवल मिश्रित वर्णों के लिए किया गया है तथा उन्हें प्रायः शूद्र की संज्ञा दी गई है। निरुक्त तथा अष्टाध्यायी में हमें सर्वप्रथम कृष्ण जातीय और ब्राह्मण जातीय शब्दों का प्रयोग मिलता है। यह इस बात का सूचक है कि ईसा पूर्व 5वीं सदी तक समाज में जाति प्रथा प्रतिष्ठित हो गई थी तथा चारों वर्ण भी कठोर होकर जाति का रूप लेने लगे थे। धर्मसूत्रों के समय से हमें जाति धर्म का उल्लेख प्राप्त होने लगता है। यूनानी लेखकों के विवरण तथा जातक साहित्य से पता चलता है कि सामान्यतः प्रत्येक जाति के लोग अपने ही पेशे का अनुसरण करते थे। आगे, अपने ही पेशे का अनुसरण करते थे, जो करते थे उन्हीं के अनुसार। आगे, जाति शब्द जन से बना है, जिसका अर्थ होता है जन्म लेना। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जाति वर्ण से पृथक संस्था है। वर्ण मात्र 4 हैं, जबकि जातियां अनेक हैं। वर्ण परिवर्तन सरल, किंतु जाति परिवर्तन कठिन था। विभिन्न जातियों के बीच पारस्परिक वैवाहिक संबंध एवं खान पान पर भी प्रतिबंध था। वर्ण व्यवस्था में इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था, अतः वर्ण तथा जाति को एक मानना भूल होगी। इसी प्रकार जाति तथा वर्ग में भी बहुत अंतर है। वर्ग का निर्माण भिन्न भिन्न व्यवसायों के आधार पर समाज में मनुष्यों के गठित होने पर होता है। इसका जन्म अथवा अंतरजातीय विवाह से कोई संबंध नहीं है। विभिन्न वर्गों के बीच खान पान तथा विवाह पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। जातियों के व्यवसाय प्रायः सुनिश्चित होते हैं, किंतु वर्ग के व्यवसाय परिवर्तनशील हैं। किसी निम्न वर्ग का व्यक्ति अपनी योग्यता एवं कार्यकुशलता बढ़ाकर उच्च वर्ग के स्थान ले सकता है, जबकि जाति में यह कदापि संभव नहीं है। इस प्रकार वर्ग विभाजन का मुख्य आधार व्यवसाय ही है। ठीक है, आगे, जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न मत दिए हैं। इसका एक परंपरागत अथवा दैवी सिद्धांत भी है, जो इसे दैवीय संस्था के रूप में मान्यता देता है तथा परम पुरुष ब्रह्मा से उत्पन्न बताता है। इसका विवेचन वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के संदर्भ में किया जा चुका है, किंतु आधुनिक समाजशास्त्रियों को यह मत तर्कसंगत नहीं लगता तथा उन्होंने इस संस्था की उत्पत्ति के लिए कुछ अन्य कारणों को उत्तरदायी बताया है। कुछ प्रमुख मत इस प्रकार से हैं, आइए देखते हैं। पहला है दोस्तों हमारा प्रजातीय उत्पत्ति का सिद्धांत। इसे देख लेते हैं दोस्तों, प्रजातीय उत्पत्ति का सिद्धांत। आइए, प्रजाति उत्पत्ति का सिद्धांत। प्रजाति से तात्पर्य ऐसे मनुष्यों के समूह से है जिन्हें प्राणी विज्ञान के कुछ सामान्य शारीरिक लक्षणों के आधार पर दूसरों से अलग किया जा सकता है। ये समूह भिन्न भिन्न स्थानों में बिखरे होने पर भी एक ही प्रजाति का निर्माण करते हैं। सर्वप्रथम रीजले ने यह मत प्रतिपादित किया कि जाति प्रथा की उत्पत्ति प्रजातीय विभेदों के कारण हुई। भारोपीय यानी इंडो आर्यन जब भारत में आए तो उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को पराजित कर उन पर अपना अधिकार कर लिया। उनकी शारीरिक विशेषताएं उन्हें यहाँ के निवासियों से अलग करती थी। उन्होंने अपने को श्रेष्ठ माना तथा अपने रक्त पर गर्व किया। पराजित जातियों
आगे, पराजित जातियों की कन्याओं के साथ उनके विवाह हुए, जिससे पंजाब क्षेत्र में कई जातियां उत्पन्न हो गई। इस प्रकार से उत्पन्न जातियां आर्य समाज में स्वीकृत नहीं की गई, जिसके कारण वे अलग रह गए। आगे, कालांतर में उनकी संख्या बढ़ गई। धुर्य ने भी इस मत का समर्थन करते हुए बताया है कि आर्य समाज में अंतर्वर्ण विवाह की जो प्रथा प्रचलित थी, उसका प्रचार यहाँ की पराजित जातियों में उन्होंने किया। इससे समाज में कई जातियां उत्पन्न हो गईं। इस प्रथा का प्रचार सर्वप्रथम गंगा के मैदानों में हुआ तथा बाद में यह अन्य भागों में फैल गई। आगे, N.K. दत्त, एच राव आदि विद्वानों ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया है। आगे है दोस्तों, किंतु उपर्युक्त सिद्धांत जाति प्रथा की उत्पत्ति की पूर्ण व्याख्या नहीं कर पाता। प्रजातीय विभेदों का क्रम केवल भारत तक ही सीमित नहीं था। विश्व के कुछ अन्य देशों जैसे दक्षिणी अफ्रीका, अमेरिका आदि में भी प्रजातीय विभेद मिलते हैं, किंतु वहाँ जाति जैसी कठोर संस्था की उत्पत्ति नहीं हो सकी। भारत में आने वाली ईसाई तथा मुस्लिम जातियों में भी प्रजातीय विभेद विद्यमान हैं, किंतु उनकी विभिन्न जातियां नहीं बन पाई। इस प्रकार मात्र प्रजातीय आधार पर ही जाति प्रथा की उत्पत्ति ढूंढना तर्कसंगत नहीं लगता है। ठीक है, आगे दोस्तों, आगे है हमारा व्यावसायिक उत्पत्ति का सिद्धांत। आगे देख लेते हैं। चलिए, व्यावसायिक उत्पत्ति का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन नेस्फील्ड ने किया है। उनके अनुसार इस प्रथा की उत्पत्ति के लिए व्यवसायगत कारण ही मुख्य रूप से उत्तरदायी रहे। एक व्यवसाय करने वाले समान वर्ण में गठित हो गए। व्यावसायिक उच्चता तथा निम्नता ही जाति की उच्चता एवं निम्नता का आधार बनी। इस प्रकार समाज में विभिन्न जातियों की स्थिति का निर्धारण हुआ। उच्च नीच के भावना ने ही समाज में जातिगत भेदभाव को जन्म दिया। आगे, नेस्फील्ड के इस मत का समर्थन जर्मन विद्वान दहलमन ने भी किया है तथा बताया है कि प्रारंभ में जो वर्ग थे वे व्यावसायिक आधार पर श्रेणियों में बदल गए। श्रेणियां बाद में कठोर होकर जातियों में बदल गई। इनकी अपनी अलग अलग परंपराएं हो गईं तथा अंतर्जातीय विवाह एवं परस्पर खान पान पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, आगे, निसंदेह व्यावसायिक आधार पर जाति प्रथा की उत्पत्ति बताने का मत कुछ सीमा तक तर्कसंगत है, क्योंकि प्राचीन भारतीय समाज में बहुत सी जातियां व्यावसायिक ही थीं, किंतु एकमात्र व्यवसाय को ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी मानना समीचीन नहीं होगा, उचित नहीं होगा। हमें ज्ञात है कि मिस्र, मध्य यूरोप आदि में भी व्यावसायिक आधार पर वर्गों का गठन हुआ, किंतु कहीं भी जाति जैसी कठोर संस्था का जन्म नहीं हुआ। यह मत भारतीय परंपरा की पूर्ण उपेक्षा करता है। समान व्यवसाय करने वाले लोगों में भी उच्च नीच की भावना मिलती है। अतः इस सिद्धांत द्वारा जाति प्रथा की उत्पत्ति पूर्णतः विवेचित नहीं हो पाई। आगे दोस्तों, नहीं हो पाती। आगे है ब्राह्मण उत्पत्ति का सिद्धांत। आइए देखते हैं। डुम्बायसन, धुरे और इबेटसन आदि विद्वान हिंदू जाति संस्था की संरचना के पीछे ब्राह्मणों की चाल देखते हैं। उनके अनुसार ब्राह्मणों ने समाज में अपनी श्रेष्ठता एवं उच्चता कायम रखने के उद्देश्य से ही इस प्रथा की रचना की थी। अपनी बुद्धि द्वारा उन्होंने विभिन्न वर्गों के व्यवसाय सुनिश्चित किए तथा उन्हें शास्त्रीय मान्यता प्रदान कर दिया। इससे उनके द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना सबके लिए अनिवार्य हो गया। धुर्रे के अनुसार जाति व्यवस्था इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणों का शिशु है, जो गंगा यमुना के मैदानों में विकसित हुआ तथा यहाँ से देश के अन्य भागों में पहुँचाया गया। इस प्रकार यह पूरी योजना ब्राह्मणों के मस्तिष्क की उपज थी, जिसमें बड़ी चालाकी से उन्होंने अपनी स्थिति विशिष्ट बना लिया। शूद्रों को इस व्यवस्था में सबसे निम्न स्तर पर रखा गया। सबसे निम्न स्तर पर उन्हें क्या किया गया? रखा गया। आगे, किंतु जाति प्रथा एक प्राचीन संस्था है, इसे मात्र ब्राह्मणों की चाल का परिणाम नहीं कहा जा सकता। ठीक है, आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे धार्मिक उत्पत्ति का सिद्धांत। आइए इसे देख लेते हैं।
होकार्ट, सेनाट आदि विद्वान जाति प्रथा की उत्पत्ति के पीछे धर्म एवं धार्मिक क्रियाओं को ही मुख्य प्रेरक तत्व बताते हैं। इस मत के अनुसार जाति प्रथा देवताओं को बलि चढ़ाने का संगठन मात्र है। प्राचीन हिंदू समाज में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि दी जाती थी। पशुओं तथा मनुष्यों तक की बलि का विधान था। इस कर्मकांड के निमित्त विभिन्न वर्गों की आवश्यकता पड़ती थी। ब्राह्मण तथा अन्य उच्च वर्गों के लोग पशुओं की हत्या का कार्य स्वयं नहीं कर सकते थे। इस कार्य के लिए निम्न वर्ग को नियुक्त किया जाता था। आगे हवन सामग्री लाने तथा एकत्रित करने वालों का भी अलग वर्ग था। इसी प्रकार के कुछ अन्य वर्ग भी थे जो बलि के कार्य में मदद देते थे। बाद में इन सभी की अलग अलग जातियां बन गई। हिंदू समाज के विभिन्न वर्गों में व्यवसायों का जो विभाजन हुआ वह भी धार्मिक आधार पर किया गया। समान धार्मिक कार्यों को करने वालों के समान व्यवसाय हो गए। कालांतर में विभिन्न वर्गों में रूढ़ता आई तथा उनकी अनेक जातियां बन गई। इस प्रकार धर्म ही जातियों की उत्पत्ति के मुख्य कारक रहे। आगे किंतु जाति प्रथा एक सामाजिक संगठन है, अतः केवल धर्म के आधार पर ही इसकी उत्पत्ति की व्याख्या करना उचित नहीं प्रतीत होता है। ठीक है, आगे है दोस्तों हमारा प्रागैतिहासिक उत्पत्ति का सिद्धांत। आइए इसे देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक उत्पत्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन हटन ने किया था। उनके अनुसार आर्यों के आगमन के पूर्व भारतीय आदिम जातियों में कुछ ऐसी परंपराएं, विश्वास एवं निषेध विद्यमान थे जिनसे जाति प्रथा का जन्म हुआ। इन प्रथाओं एवं विश्वासों के आधार पर वे विभिन्न समूहों में बटी हुई थीं। वे माना नामक एक आधी भौतिक शक्ति में विश्वास रखती थी। यह मान्यता थी कि यह शक्ति प्रत्येक तत्व में विद्यमान है तथा अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के फल देती है। इस शक्ति के भय से समान स्थान पर रहने वाले लोग अपरिचितों के साथ संबंध करने में डरते थे। एक गांव के लोग दूसरे गांव के लोगों के साथ संबंध स्थापित करने पर भी नियंत्रण एवं निषेध रखते थे। आज भी असम की नागा जातियों में हम इस प्रकार की प्रथा पाते हैं। एक गांव के पहाड़ी लोग प्रायः एक ही व्यवसाय अपनाते थे। माना में विश्वास के कारण ही आपसी खान पान एवं अन्य सामाजिक संबंधों के ऊपर नियंत्रण स्थापित हुआ। क्रमशः इनका विकास हुआ तथा ये तत्व ही बाद में जाति प्रथा को जन्म देने में सहायक सिद्ध हुए। ठीक है, आगे दोस्तों, आर्यों ने इस प्रकार के विभाजन को सुदृढ़ आधार प्रदान कर दिया। आगे है किंतु हट्टन का उपयुक्त मत एकांगी है। हमें पता है कि इस प्रकार की प्रथाएं एवं निषेध विश्व के दूसरे भागों में भी पाए जाते हैं, किंतु कहीं भी भारत जैसी जाति प्रथा का जन्म नहीं हो पाया। अफ्रीका निवासियों में भी इसी प्रकार के निषेध मिलते हैं। अतः आदिम परंपराओं को जाति प्रथा की उत्पत्ति में एक कारण तो माना जा सकता है, किंतु इसे ही प्रधान कारण मानना तर्कसंगत नहीं लगता। ठीक है, आगे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे, ऊपर कर लेते हैं भौगोलिक उत्पत्ति का सिद्धांत। आइए इसे देख लेते हैं। गिलबर्ट आदिम विद्वान जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए भौगोलिक तत्वों को उत्तरदायी मानते हैं। प्राचीन साहित्य से पता चलता है कि एक ही भौगोलिक परिवेश में रहने वाले लोग एक ही प्रकार का व्यवसाय करते थे। बाद में विभिन्न स्थानों के निवासियों की भिन्न भिन्न जातियां बन गई। बंगाल के निवासी गौड़ कहे गए, दक्षिणात्य त्रिवर गांव के लोग तिवारी कहलाए। इसी प्रकार भौगोलिक आधार पर कुछ जातियों की उत्पत्ति हो गई। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों, जाति प्रथा की उत्पत्ति संबंधी समस्त मतों को देखने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस जटिल संस्था की उत्पत्ति के लिए किसी कारण विशेष को उत्तरदायी मानना उचित नहीं होगा। वस्तुतः जाति प्रथा की उत्पत्ति विभिन्न कारणों के संघात में हुई। आगे दोस्तों
हट्टन ने ठीक ही लिखा है कि भारत की जाति प्रथा विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक एवं भौगोलिक तत्वों के पारस्परिक प्रभावों का स्वाभाविक परिणाम है जो अन्यत्र कहीं भी एक साथ नहीं मिलते हैं। ठीक है, आगे है जाति प्रथा की विशेषताएं, आइए देख लेते हैं। आगे है N.K. दत्त ने भारतीय जाति प्रथा की कुछ प्रमुख विशेषताओं अथवा लक्षणों का उल्लेख किया है जो संक्षेप में इस प्रकार से है। पहला, विभिन्न जातियों के व्यक्ति अपनी जाति के अतिरिक्त किसी अन्य जाति में विवाह नहीं कर सकते। दूसरा, एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति में खान पान पर प्रतिबंध रखता है। तीसरा, अधिकांशतः विभिन्न जातियां सुनिश्चित व्यवसाय का अनुसरण करती हैं। नंबर 4, जातियों में उच्च नीच की भावना रहती है जिसमें ब्राह्मणों का सर्वोच्च स्थान रहा है। ठीक है, आगे है 5वां नंबर, मनुष्य की जाति उसके जन्म से निर्धारित होती है जब तक कि वह जाति के नियमों के उल्लंघन के लिए इससे बहिष्कृत ना कर दिया जाए। नंबर 6, एक जाति से दूसरी जाति में संक्रमण संभव नहीं होता है। नंबर 7 है दोस्तों, ब्राह्मण जाति की प्रतिष्ठा संपूर्ण संगठन का आधार स्तंभ होती है। आधार जो है वो स्तंभ होती है। आगे हम लोग दोस्तों दास प्रथा देखते हैं, आइए इसे देख लेते हैं। भारत में दास प्रथा की प्राचीनता ऋग्वैदिक काल तक जाती है। ऋग्वेद में दास, दस्यु अथवा असुरों का उल्लेख आर्यों से भिन्न वर्ण के रूप में किया गया है। सुनीत कुमार चटर्जी ने भाषा विज्ञान के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि ऋग्वेद में जिन दास दस्युओं का उल्लेख किया गया है वे द्रविड़ भाषा भाषी लोग थे तथा उन्हें ही सैंधव सभ्यता का निर्माता स्वीकार किया गया है, किंतु इस विषय में हम निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ऋग्वेद में दासों की निम्नलिखित विशेषताएं बताई गई हैं। पहला है अकर्मण, वे वैदिक क्रियाओं का संपादन नहीं करते थे। दूसरा है अदेव्यु, वे वैदिक देवताओं की उपासना नहीं करते थे। तीसरा है अयजवन, वे यज्ञ करने वाले नहीं थे। चौथा है अब्रहान, वे श्रद्धा तथा धार्मिक विश्वासों से हीन थे। पांचवा अन्य व्रत, वे वैदिकेतर व्रतों का अनुसरण करने वाले थे। छठवां है मृदवाक, वे अपरिचित भाषा बोलते थे। नंबर 7 है शिशन देवा, वे लिंग पूजा करते थे। ठीक है, आगे स्पष्ट ये अनार्यों की ही विशेषताएं हैं। आर्यों को भारत में अपना अधिकार जमाने के पूर्व इनसे कड़ा संघर्ष करना पड़ा। ऋग्वेद से पता चलता है कि वे चौड़े तथा पाषाण निर्मित पुरों में रहते थे। इन पुरों को वैदिक देवता इंद्र ने विनष्ट कर दिया, जिनके कारण वे पुरंदर नाम से विख्यात हो गए। एक स्थान पर कहा गया है कि इंद्र ने दास वर्ण को गुहा के नीचे ढकेल दिया। हाँ दोस्तों, गुहा के नीचे ढकेल दिया। इस प्रकार अनार्य जो है दोस्तों वो पराजित हुए, डिफीट हो गए तथा उन्हें दास बना लिया गया। आगे है हमारा, ऊपर कर लेते हैं। उत्तर वैदिक साहित्य में भी हमें दासों के विषय में जानकारी मिलती है। आगे तैत्तिरीय संहिता से पता चलता है कि दास दस्युओं को उपहार में दिए जाने की प्रथा थी। ऐत्रेय ब्राह्मण एक ऐसे राजा का उल्लेख करता है जिसने अपने अभिषेक के समय 10,000 दासियों का उपहार पुरोहित को दिया था। उपनिषद साहित्य में भी दास दासियों से संबंधित कई उल्लेख प्राप्त होते हैं। इनसे पता चलता है कि दास रखना सामाजिक कुलीनता का प्रतीक समझा जाता था। राजाओं, महाराजाओं तथा कुलीन वर्ग के लोगों के यहाँ दास दासियाँ सेवा कार्य किया करती थीं। मौर्य युगीन समाज में हमें दास प्रथा के प्रचलन के प्रमाण मिलते हैं। अर्थशास्त्र 5 प्रकार के दासों का उल्लेख करता है। पहला उदरदास, अपना पेट पालने के लिए दास बनने वाले। दूसरा आत्मविक्रयी, किसी विशेष परिस्थिति में अपने को बेचकर दासता ग्रहण करने वाले। तीसरा आत्मादाता, अपने आप को दास के रूप में धनी व्यक्ति के पास बंधक रखने वाले। चौथा दंड प्रणीत,
दास दंड प्रणीत दास राज्य द्वारा लगाए गए आर्थिक दंड को ना चुका सकने के कारण बनाए गए दास। पांचवा ध्वजाहत या युद्ध में बंदी बनाए गए दास थे। ठीक है, आगे दोस्तों, अशोक के लेखों में भी दासों का उल्लेख मिलता है। इसके विपरीत मौर्य युग का यवन राजदूत मेगास्थनीज तत्कालीन समाज में दास प्रथा प्रचलित होने का कोई उल्लेख नहीं करता। उनके अनुसार समस्त भारतवासी स्वतंत्र हैं, उनमें कोई भी दास नहीं है। भारतीय विदेशियों तक को दास नहीं बनाते, अपने देशवासियों की तो बात ही क्या है। परंतु इस विवरण के बावजूद अर्थशास्त्र के प्रमाण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत में दास प्रथा विद्यमान थी। आगे, किंतु यहाँ दासों की स्थिति प्राचीन रोम तथा यूनान के दासों की अपेक्षा बहुत अच्छी थी। उनके प्रति मानवीय आचरण किए जाते थे। अशोक अपने लेखों में दासों तथा सेवकों के प्रति उचित व्यवहार किए जाने का आदेश देता है। लगता है इसी कारण यूनानी लेखकों को यहाँ दास प्रथा दिखाई नहीं दी। आगे है, मनुस्मृति में 7 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। आइए देखते हैं। पहला है ध्वजाहत, युद्ध में बंदी बनाया गया जो होता था। दूसरा है भक्त दास, भोजन पाने की लालच से बना हुआ दास जो होता था वो भक्त दास होता था। तीसरा गृहज, घर में उत्पन्न दासी पुत्र जो होता था वो गृहज होता था। ठीक है। नंबर 4 है कृत, खरीदा गया दास होता था कृत। पांचवा है दत्रिम, किसी के द्वारा उपहार में दिया गया होता था दत्रिम दास। नंबर 6 है पैतृक, पितृ परंपरा से चला आता हुआ जो होता था वो पैतृक दास होता था। नंबर 7 है दंड दास, ऋणादि ना चुका सकने के कारण दंड स्वरूप बनाया गया दास जो होता था वो 7वां टाइप्स का दास होता था। ठीक है, दंड दास। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है नारद तथा कात्यायन स्मृतियों में दासों के कुछ अन्य प्रकारों का भी उल्लेख प्राप्त होता है। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। पहला है गृहजात, घर में उत्पन्न। दूसरा है कृत, खरीदा गया। तीसरा है लब्ध, यानी उपहार आदि में प्राप्त जो होते थे, लब्ध। चौथा है दयादुपगत, जो उत्तराधिकार में प्राप्त होता है। दयादुपगत, ये उत्तराधिकार में प्राप्त होता था। पांचवा है दोस्तों अनाकाल भृत, ये अकालवश दास बना हुआ होता है, अनाकाल भृत। छठवां है आहित, जिसे बंधक रखा गया हो उसे आहित कहते थे। सातवां है ऋणदास, किसी ऋण चुकाने के उद्देश्य से बना हुआ जो होता था वो ऋणदास होता था। आठवां है दोस्तों युद्ध प्राप्त, युद्ध में जीता गया दास। ठीक है, युद्ध प्राप्त था। नौवां है दोस्तों पणिजित, जुए में जीता गया जो दास होता था पणिजित होता था। 10वां है उपागत, अपनी इच्छा से आया हुआ जो होता था वो उपागत कहलाता था। नंबर 11 है प्रव्रज्यावसित, यह व्रात्य सन्यासी जिसने अपने आप को दास बनने के लिए प्रस्तुत किया हो। ठीक है, आगे है नंबर 12वां कृत, एक निश्चित समय के लिए अपने को दास बनाने वाला कृत कहलाता था। 13वां है भक्त दास, स्वामी के प्रति भक्ति के कारण बना हुआ दास होता था। 14वां है दोस्तों हमारा बड़वहत, या दासी के प्रेम में फंसकर अपने को दास बनाया हुआ जो होता था वो बड़वहत होता था। तथा 15वां दोस्तों हमारा आत्मविक्रेता, अपने आप को बेच देने वाला जो होता था वो 15वां दास होता था। ठीक है, 15वां प्रकार का दास। आगे देखते हैं। ईसा की 4वीं-5वीं शताब्दियों में दासों के उपर्युक्त 15 प्रकार समाज में मान्य हो गए, किंतु हमारे प्राचीन व्यवस्थाकारों ने दास प्रथा की निंदा की है तथा उससे मुक्ति का विधान भी प्रस्तुत किया है। कौटिल्य तथा मनु दोनों ने इस बात पर बल दिया है कि आर्य दास बनाए जा सकते, आर्य दास जो है नहीं बनाए जा सकते, बल्कि इस कार्य के लिए केवल शूद्र वर्ण ही हैं। प्रायः सभी व्यवस्थाकार इस बात से सहमत हैं कि आर्थिक कारणों से दास बने हुए व्यक्ति अपने स्वामी को मूल्य चुकाकर दासत्व से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति धन देने में असमर्थ होते हैं उन्हें एक निश्चित अवधि तक सेवा करने के पश्चात मुक्ति मिल सकती है। ऐसी दशा में उनके द्वारा की गई सेवा को ही मूल्य माना जाता है। दासों को अपनी
पृथक कमाई करने का अधिकार दिया गया है, यह उनकी अपनी संपत्ति होती थी। साथ ही वे अपनी पैतृक संपत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त कर सकने के भी अधिकारी थे। ठीक है, आगे इस धन का उपयोग वे अपनी मुक्ति के लिए कर सकते थे। युद्ध के समय बंदी बनाए गए दासों को एक निश्चित अवधि तक सेवा कर लेने अथवा बंदी बनाए जाने के समय उसके ऊपर जो धन खर्च हुआ हो उसका आधा भाग अपने स्वामी को देकर स्वतंत्र हो सकने का अधिकार था। जो स्वामी दास से निष्क्रय मूल्य लेकर भी उसे स्वतंत्र नहीं करते थे, उनके लिए अर्थशास्त्र में दंड की व्यवस्था की गई है। ठीक है, आगे यह भी व्यवस्था दी गई है कि यदि स्वामी के संपर्क में दासी को पुत्र उत्पन्न हो जाए तो दासी तथा उनके पुत्र दोनों को ही दासता से मुक्ति मिल जाएगी। बौद्ध ग्रंथ दीघ निकाय में दासत्व से मुक्ति के 3 उपाय बताए गए हैं। पहला, दास द्वारा संन्यास ग्रहण कर लेने पर। दूसरा, धन देकर। तीसरा, स्वामी द्वारा स्वतंत्र कर दिए जाने पर। शोणनंद जातक में कहा गया है कि यदि कोई स्वामी संन्यास ग्रहण कर ले तो उसके सभी दास स्वतंत्र हो जाएंगे। नारद के अनुसार यदि कोई दास अपने स्वामी की किसी भारी विपत्ति से रक्षा करता था तो वह स्वतंत्र होने का अधिकारी था। दास को धन देकर मुक्ति पाने का अधिकार स्मृतिकार याज्ञवल्क्य ने भी दिया है। आगे नारद ने कुछ प्रकार के दासों जैसे उपहार में प्राप्त हुए, खरीदे गए, उत्तराधिकार में मिले हुए, स्वयं अपने को बेचने वाले आदि की मुक्ति के लिए उनके स्वामियों की संपत्ति को अनिवार्य बताया है। कौटिल्य के अनुसार स्वामी की इच्छा के विरुद्ध उसके घर से भागने वाला दास कभी भी मुक्ति पाने का अधिकारी नहीं होता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे है, यद्यपि प्राचीन व्यवस्थाकारों ने दास प्रथा की यत्र तत्र आलोचना की है तथा उससे मुक्त होने के लिए व्यापार उपायों का निर्देश किया है, तथापि यह स्पष्ट है कि समाज में घरेलू दासों को रखने की प्रथा बनी रही। लेख पद्धति नामक रचना में दासियों के विविध कर्तव्यों का निरूपण किया गया है। इससे पता चलता है कि कभी कभी स्वामियों के अत्याचार से तंग आकर दासियां जहर खाकर अथवा कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेती थीं। दासों के अतिरिक्त कुलीन परिवारों में बहुसंख्यक अन्य सेवक भी रहते थे। सामान्य सेवकों तथा दासों के कार्यों में अंतर यह था कि सेवक केवल शुद्ध कार्य ही करते थे, जबकि दासों को झाड़ू लगाने, मैला साफ करने, स्वामी की व्यक्तिगत सेवा करने जैसे निम्न कार्यों में नियोजित किया जाता था। ठीक है दोस्तों, प्राचीन काल की बात हो रही है। मौर्य वंश के जो शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनकी जो माता श्री थी मौर्य, ठीक है, उनको भी दोस्तों घनानंद के दरबार में क्या दासी बनकर जीवन व्यतीत करना पड़ा था कुछ वर्षों तक, जब तक उनको चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो रिलीज़ नहीं करा दिए, तब तक दोस्तों उनको भी दास के रूप में वहाँ कार्य करना पड़ा था। ठीक है, आगे इस प्रकार विभिन्न प्रमाणों से यह सूचित होता है कि भारत में वैदिक युग से लेकर पूर्व मध्य युग तक किसी न किसी रूप में दास प्रथा विद्यमान रही, किंतु यह प्राचीन यूनान तथा रोम जैसी बर्बर नहीं थी। यह कहना उचित नहीं है कि यूनान तथा रोम में जो कार्य दासों यानी हेलाटों द्वारा किया जाता था वही कार्य भारत में शूद्र वर्ग करता था। भारतीय तथा यूनानी रोमन दासों की जीवन पद्धति परस्पर भिन्न थी। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों हमारा दास प्रथा समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग आश्रम व्यवस्था हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें दोस्तों कितने आश्रम, 4 आश्रम हैं, चारों आश्रम को हम लोग थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके आगे दोस्तों जो भी 30 से 35 मिनट के बीच में जो भी वीडियोस कंप्लीट होंगे हम लोग उसको उसी में कवर करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको सही टाइम पर मिल सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में दोस्तों शेयर करिएगा ताकि ये वीडियो आपको और भी लोगों तक पहुँचाया जा सके। ओके, और जिन लोगों को लगता है दोस्तों कि मैं वीडियो में बहुत कम टाइम में वीडियो दे रहा हूँ आपको 30 मिनट्स, तो आप लोग कमेंट करिए कि अगर आप लोग चाहते हैं 1 आवर्स तो मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो से मैं 1 आवर्स कंप्लीट करूँ।
ठीक है। अदरवाइज़ कम शॉर्ट वीडियो बनाने का रीज़न यही है दोस्तों 30 मिनट का, कि आप लोग टॉपिक्स को आराम से कवर करेंगे। और नोट्स जो बना रहे हैं वो 2 से 4 बार वीडियोज़ को देखिए आप लोग, और उसको नोट्स भी बनाइए, ठीक है। और दोस्तों अगर ज़्यादा पढ़ने का इच्छा है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, फिर मैं लॉन्ग बनाऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि दोस्तों। खूब पढ़ते रहिए, खूब बढ़ते रहिए। थैंक यू दोस्तों।